हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला सुपरवाइजर का नया सिलेबस आया है और उस नए सिलेबस के अंतर्गत यदि हम देखें तो सिलेबस भी बदला है, साथ ही साथ समय अवधि भी बदल गई है, प्रश्नों की संख्या वही है लेकिन पूर्णांक बदल गए हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक 1 है हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, हमने इसको कर लिया है। आज की क्लास में हमें देखना है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पूर्व में एकीकृत बाल विकास सेवाएं। यहाँ पे हम पहले सिलेबस को एक बार देख रहे हैं कि आखिरकार क्या है सिलेबस, और उसके बाद में हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक जैसा कि मैंने आपको वहां पे दिखाया, तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे, क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की बात करें तो पहली बात तो हम ये जान लें कि हम जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं महिला सुपरवाइजर, उनका काम क्या है? आंगनबाड़ी में काम है। आंगनबाड़ी में काम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आंगनबाड़ी कब इसकी स्थापना हुई, किस तरीके से कार्य करती, पहले उस पर थोड़ी चर्चा कर ले। सबसे पहली बात, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत कब से हुई, तो आपको क्या बताना है? आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 1975। क्या करना है आप लोगों को? क्या डेट याद रखना है? 2 अक्टूबर 1975। लेकिन बात आता है कि भाई ये ऐसे ही चालू कर दिए क्या? जी नहीं, तो किसी योजना के अंतर्गत ही तो चालू किया होगा, किसी योजना, किसी सेवा, किसी कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ऐसा वो कौन सा कार्यक्रम, ऐसी वो कौन सी सेवा या योजना थी जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई? तो समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई। बिल्कुल ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये जो आपकी योजना है समेकित बाल विकास सेवाएं, ये क्या है? ये केंद्र सहायित योजना है। अरे भाई, ये क्या मतलब हुआ केंद्र सहायित योजना? केंद्र सहायित योजना, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। ये केंद्र सहायित योजना ये होती है कि ये योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की जाती है, फिर उसके बाद में इनके क्रियान्वयन या कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? राज्यों पर आ जाती है। किस पर आती है? राज्यों पर आ जाती है एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर आ जाती है। प्रारंभ इसका कौन करता है? केंद्र सरकार। इसको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की। बिल्कुल ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा इसके अंतर्गत? तो अब तक हमने समझा कि भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास सेवाएं आरंभ कर आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई। अच्छा, तो आंगनबाड़ी की शुरुआत एक तो 2 अक्टूबर 1975 के अंतर्गत जो समेकित बाल विकास सेवाएं आई थी उसके अंतर्गत की गई हैं। बातें एकदम क्लियर है। कुछ चीज ना समझ में आए, रिपीट करके जरूर सुनिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। ठीक, फिर बात आती है कि ये जो योजना है, ये योजना ऐसी है, वो केंद्र सहायित योजना या फिर आप बोलिए कि केंद्र प्रायोजित योजना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको हम बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये योजनाएं प्रारंभ केंद्र सरकार के द्वारा की जाती हैं एवं इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात इसके अंतर्गत ये याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो भी खर्चा आता है उसको वो वहन करते हैं। या तो उनका रेशियो 60:40 का होगा, 75:25 का होगा। इस तरीके का रेशियो होता है, यानी कि इतना केंद्र सरकार खर्चा करेगी, इतना राज्य सरकार, केंद्र राज्य। ठीक है, इस तरीके का खर्चा ये वहन करते हैं और ये सभी योजनाओं को क्या करते हैं? कार्यान्वित करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे जितनी बातें लिखी हैं हमने अब तक इतना समझ लिया है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत कुछ उद्देश्य तो होंगे ना कि योजना प्रारंभ की गई, क्यों की गई भाई? कारण होगा। क्या कारण है? आओ देख लेते हैं।
तो बच्चों के उचित मानसिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालने के लिए। अच्छा, किसके लिए? बच्चों के। अच्छा, तो बच्चों के लिए यदि हम देखें, क्योंकि हमने देखा था कि बाल विकास या फिर आप बोलिए महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वो जो सेवाएं जो मुख्यतः उपलब्ध करवाते हैं, वो कितनी उम्र के बच्चों के लिए? तो 6 वर्ष तक के बच्चों की वे बात करते हैं। 6 वर्ष तक के बच्चों की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके अंतर्गत इसीलिए बोला गया कि ये जो समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, इसका उद्देश्य है बच्चों की उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना। फिर 0 से 6 यानी कि जन्म से 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, कि कहीं बच्चा कहीं कुपोषित तो नहीं है, तो स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना आंगनबाड़ी के अंतर्गत, या फिर हम बोलेंगे कि समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी ये काम कर रहे होते हैं। फिर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आते, तो क्या किया गया? अरे बच्चों स्कूल आओ, आओगे तो तुमको भोजन मिलेगा, ऐसा यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया। अब बच्चे अरे नहीं जाएंगे, वहां पे खाने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा, तो बढ़िया जाते हैं, तो वो प्रवृत्ति में कमी आती, नहीं हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। फिर बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है? उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना, कि आप अच्छी तरीके से अपने बच्चों की देखभाल कर पाओ, उसके लिए माताओं की क्षमताएं भी तो बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं, उचित देखभाल उपलब्ध करवाई जाती है कि किस तरीके से माताएं, जैसे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो धात्री माताएं हो, तो उन्हीं के लिए अलग अलग प्रावधान होते हैं। फिर इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु हितग्राहियों को निम्नलिखित 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बोले ये तो हमारा उद्देश्य है, लेकिन हम भी तो पूछ रहे हैं, अच्छा ये उद्देश्य है तो इसको पूरा कैसे करोगे, ये भी तो बता दो। उद्देश्य तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि महिला सुपरवाइजर अपने को बनना है, लेकिन महिला सुपरवाइजर बनना है तो उसके लिए पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये भी बात आती है ना। तो ठीक इसी प्रकार है, इन्होंने अपना उद्देश्य तो बता दिया, लेकिन इन उद्देश्यों की आप पूर्ति कैसे करोगे, कैसे प्राप्त करोगे इन उद्देश्यों को, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया कि हम ना टीकाकरण का प्रावधान करेंगे। बोले अच्छा, उसके अंतर्गत आप किसको किसको टीका लगाओगे? तो बताया गया कि गर्भवती महिलाएं एवं 0 से 6 आयु वर्ष तक के बच्चों को हम टीका लगाएंगे। ठीक है, हम स्वास्थ्य जांच भी करेंगे, लेकिन किसका करोगे भाई आप स्वास्थ्य जांच? तो गर्भवती महिलाओं का करेंगे हम, धात्री माताओं का, और 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का। फिर हम ना संदर्भ सेवाएं देंगे। संदर्भ सेवाएं क्या होती हैं? तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लाइव सेक्शन में जाइएगा। ICDS नाम से वीडियो बना हुआ है, समेकित बाल विकास सेवा इस नाम से वीडियो बना हुआ है, उसमें जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा, तो आप लोगों को ये पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में ये सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो संदर्भ सेवाओं के अंतर्गत क्या आता है? 0 से 6 वर्ष तक की आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे, निशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, इनको ये सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। कुपोषित बच्चे हो गए जो कि गंभीर हैं, ठीक है, गंभीर बच्चे हो गए जिस यानी कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो वो क्या है? गंभीर बच्चे हैं, निशक्त बच्चे हैं, जोखिम वाले बच्चे मतलब कि खतरा है इनको, ठीक है, बीमार बच्चे हैं, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं हैं, शिशुवती माताएं हैं। पूरक पोषण आहार किसको दे रहे हैं भाई? तो पूरक पोषण आहार गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती माताओं को
और 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ये पूरक पोषण आहार देते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलता है ना, आहार दिया जाता है, तो बस वही है, लेकिन बच्चों की उम्र इसमें याद रखना 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। बाकी सब में कितने बच्चे थे? 0 से 6, 0 से 6, 0 से 6, 0 से 6 मतलब जन्म से 6 वर्ष, ठीक है। लेकिन पूरक पोषण आहार जन्म से, क्या आहार बच्चे आहार का सेवन करने लगते हैं क्या? पैदा होते ही नहीं, दूध पीते हैं ना, तो इसीलिए आहार जैसी आएगा, तो 6 माह याद रखना है आपको, ठीक। फिर क्या है? स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? 15 से 45 साल की महिलाएं इसके अंतर्गत आएंगी, गर्भवती महिलाएं आएंगी, धात्री माताएं आएंगी एवं किशोरी बालिकाएं आएंगी, क्योंकि स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा इनके लिए है। फिर शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो शाला पूर्व आंगनबाड़ी में हम बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वो किस उम्र के बच्चे होते हैं? तो वो 3 साल से 6 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं, जिनको हम आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजते हैं। तो इन्होंने बोला था कि हम ये उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमने पूछा कि आप इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करोगे? तो इन 6 बिंदुओं के आधार पर इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो कि ये जो सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमें उपलब्ध हो रही हैं, वो किस योजना के अंतर्गत हो रही हैं? तो ICDS के अंतर्गत हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात आप लोग को अब याद रखनी है। क्या बात अब याद रखोगे? ये जो ICDS है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, या फिर हम हिंदी में इसको बोलते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं। आपको ये चीज को याद रखना है कि अब इसका नाम परिवर्तित हो गया है। तो क्या नाम हो गया? इसका नया नामकरण हुआ है। नया नामकरण में इसका क्या नाम पड़ गया है? तो इसका नाम पड़ गया है आंगनबाड़ी सेवा योजना। क्या नाम है इसका? आंगनबाड़ी सेवा योजना, ठीक है। तो यदि पूछा जाता है कि आंगनबाड़ी सेवा योजना निम्न में से कौन सी योजना है, तो समेकित बाल विकास सेवाएं या समेकित बाल विकास योजनाओं को ही आंगनबाड़ी सेवा योजना कहा जाता है। ये अभी जून में ही, हाल ही में अभी जून में इसका नाम परिवर्तित हुआ है, ठीक है। और ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब समझते हैं, यानी ये भारत के सभी जिलों के अंतर्गत ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आगे यदि हम बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को दिए जा रहे मानदेय एवं अन्य सुविधाएं, यानी कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं, सहायिका है, उनको क्या कितनी राशि उपलब्ध करवाई जाती है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में यदि हम देखें तो अब आप बोलोगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन है, सहायिका कौन है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन है। इस पर मैंने आप लोगों को मैं पहले ही बता दी हूँ, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोग लिंक में क्लिक करना और जाकर ये जरूर वीडियो को देखना, ठीक है। तो आगे देखो, ऐप वाले स्टूडेंट्स यदि ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, योजना का पार्ट है, तो योजना जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, तो आप वहां जाकर के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भारत शासन यानी कि भारत सरकार के द्वारा कितना रुपए दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा कितना रुपए दिया जाता है, एवं कुल मिलाकर के उनको कितना रुपए मिलता है। तो सबसे पहले हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो भारत सरकार उनको 2700 दे रहे हैं, राज्य सरकार उनको 3800, तो कुल मिलाकर के उनको कितना रुपए मिल रहा है? 6500, ठीक है। ये आंकड़ा 1 जुलाई 2019 से कुल मानदेय राशि है, जो कि आपके महिला एवं बाल विकास द्वारा जारी किए गए प्रशासकीय प्रतिवेदन के अंतर्गत है, जो कि यही आंकड़े आपको याद रखने हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने कितना याद किया? 27, 38, 65 हमने इतना याद किया, बाद में 00 तो लगा ही दोगे आप लोग। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की यदि हम बात करें तो 1350 यानी कि 1350 भारत सरकार, राज्य सरकार 1900 यानी कि 3250 इनको मिलता है, किसको? सहायिकाओं के लिए। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यदि हम बात करें तो 2100 रुपए भारत सरकार देती है, 2400 राज्य शासन, कुल मिलाकर के 4500 इनको कितना मिलता है कुल राशि, ठीक है। कितना मिलता है? 4500 यानी कि 4500 इनको
कुल मिलता है। यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म 2 यूनिफॉर्म इनको प्रतिवर्ष मिलता है 500 रुपए प्रति नग के मान से। 2 यूनिफॉर्म और 500 रुपए प्रति नग के मान से मिलता है। मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि की यदि हम बात करें तो 50,000 रुपए मृत्यु उपरांत मिलेगा ये। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सेवा निवृत्ति पर उपादान या सहायता, तो जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है जब सेवा निवृत्ति हो रही है उनकी तो 50,000 रुपए मिलता है और सहायिकाओं को 25,000 रुपए मिलता है। ठीक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्यवेक्षक पद पर परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर कब मिलता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्यवेक्षक पद पर परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर तो ये मिलता है, अभी निकली है ना परिसीमित सीधी भर्ती, तो उनको किनको यहाँ पे लिखा हुआ है तो 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के 50% पदों पर परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर दिया जाता है। ये तो बिल्कुल जो परिसीमित सीधी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइन तो बिल्कुल याद रखना है क्योंकि आपके में आने वाला है ये। क्योंकि यदि आप खुली सीधी भर्ती या परिसीमित सीधी भर्ती की बात करोगे ना तो दोनों का सिलेबस तो एक ही है, तो आपको ये वाली लाइन बिल्कुल याद रखना है कि 10 वर्ष की सेवा जब आप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद 50% पदों पर परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर दिया जाता है। ठीक। फिर आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन का अवसर, तो वो भी जब 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाली सहायिकाओं हेतु 25% पद पर आरक्षित, अन्य हेतु 1 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर अनुभव का 6 अंक प्रदाय किया जाता है। ये सब आपको याद रखना है कि सहायिकाओं के लिए बोला गया है कि वो भी 10 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेंगे लेकिन 25% पद आरक्षित, ठीक है, उनके लिए। अन्य हेतु 1 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर अनुभव का 6 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग जनसंख्या मापदंडों के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड हैं ये, कि नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति के मापदंड, इसको अपने को थोड़ा सा याद रखना है। 400 से 800 की जनसंख्या यदि गांव में है तो ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र, सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र कैसे रहते हैं। तो यदि उस क्षेत्र में 400 से 800 की जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या? 400 से 800 की जनसंख्या है तो वहां पे एक आंगनबाड़ी केंद्र रहेगा। यदि 800 से 1600 की जनसंख्या है तो वहां पे 2 आंगनबाड़ी केंद्र। यदि 1600 से 2400 की जनसंख्या है तो 3 आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे। ठीक है, ये बात को याद रखना है आपको। फिर ग्रामीण शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में बताया गया। अभी तो पहले हमने आंगनबाड़ी केंद्र देखे, अब हम मिनी आंगनबाड़ी केंद्र देखते हैं। तो यदि जनसंख्या वहां की 150 से 400 है तो एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र रहेगा, क्योंकि 400 से अधिक रहेगा या फिर 400 या 400 से 800 के बीच रहेगा तो एक आंगनबाड़ी केंद्र रहेगा आंगनबाड़ी। लेकिन मिनी के लिए क्या बोला गया है? 150 से 400 जनसंख्या है तो मिनी आंगनबाड़ी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र कैसे हैं? तो जो आदिवासी या दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां की जनसंख्या 300 से 800 है तो वहां पे एक आंगनबाड़ी केंद्र रहेगा। फिर आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी का क्या है? तो मिनी आंगनबाड़ी के लिए वहां पे देखो यदि ग्रामीण या शहरी है तो वहां पे लिखा था 150 से 400, लेकिन वो अब क्षेत्र आपका ट्राइबल एरिया हो गया, यानी कि आदिवासी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया और दुर्गम क्षेत्र हो गया। तो वहां के लिए 150 से 300 यदि रहेगा तो एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वहां पे रहने वाला है। ठीक है, इसको अपने को याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये जो है या तो आपको आपके कूट में ये प्रश्न आ सकता है या फिर डायरेक्टली ये प्रश्न आ सकता है, तो इसको अपने को याद रखना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आता है कि आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्थिति, जो कि नवंबर 2022 का ये आंकड़ा है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र, संचालित आंगनबाड़ी, क्या पूछा जाएगा? ध्यान से सुनना कि ये आंकड़ा, क्योंकि हम यदि पिछले साल के पेपर की बात करें तो डायरेक्ट बहुत सारे आंकड़े पूछे गए थे। ठीक है,
तो सबसे पहले स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं, संचालित कितने हैं, फिर उसके बाद स्वीकृत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितने एवं संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं। जिले के हिसाब से यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया है। ठीक है, तो जिलों की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं कि ये कितने जिलों के बारे में दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब कितने जिले हो गए हैं, 33 जिले हो गए हैं। तो 33 जिलों का आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। ये पहली बात याद रखना, कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, 33 जिलों का आंकड़ा है। कुल मिलाकर के यदि आप बात करो तो कितने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति मिली थी, पहले तो ये देख लो। ठीक है, कितने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति मिली थी, तो कितने की मिली थी, 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति मिली थी। फिर संचालित कितने हो रहे हैं, 46,140 संचालित हो रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो स्वीकृति कितने की मिली थी, 5,814। ठीक है, अब लेकिन संचालित कितने हो रहे हैं, तो 56-54, कितना, 56-54, ऐसे करके याद करो। जो चीज याद हो जाए उसको वैसे ही बोलूंगी, जिससे आपको याद हो जाए, सुनते ही याद हो। 56-54 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र क्या है, ये संचालित है। स्वीकृत कितने थे, तो 5814। ठीक है, 5,814 ये कितना था, ये स्वीकृत थे, लेकिन संचालित 5,600 कितने हैं, 54 संचालित हो रहे हैं। ठीक, इतना बात हमने केवल इसको लास्ट में जो डेटा अपने को याद रखना है इसको देख लिए हैं। अब आपको इतने सारे डेटा आपको पढ़ने तो पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, कूट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रही हूँ, इसकी पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध हो जाएगी, तो वहां से आप लोग को पढ़ लेना है। लेकिन पहले ध्यान से सुन लीजिए, सुनने से बहुत चीजें याद भी होती हैं। यदि हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में 1861 स्वीकृत आंगनबाड़ी थी और संचालित भी 1861 है, यानी कि जितने स्वीकृत है उतने ही पूरे बिल्कुल संचालित किए जा रहे हैं। 123 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए, लेकिन 120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। बलौदा बाजार भाटापारा की बात करें तो 1513, यानी कि 15-13 ऐसे करके याद कर लें, या 15-13। ठीक है, और उससे कम में क्या किया जा रहा है, संचालित, यानी कि 1482 संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पे मिनी आंगनबाड़ी स्वीकृत 76 और संचालित भी 76। बालोद में 1485 और संचालित है 1484। यहाँ पे 39 दोनों है मिनी संचालित और स्वीकृत। बेमेतरा में 1161 1089, इसको मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं उपलब्ध करवाऊंगी, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोग अपने से ये डेटा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा बोरिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको अपने से पढ़िएगा कि कितने संचालित और कितने स्वीकृत। ठीक, तो ये हमने क्या किया है, ये हमने आज की क्लास में इतना पोर्शन कवर किया है। आगे की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आगे की क्लास में हम सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पूर्व में आईसीडीएस के अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगी कि ये तो केवल डेटा के अनुसार यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, लेकिन इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है आईसीडीएस का, तो उसमें आप लोग लाइव सेक्शन में यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइव सेक्शन में जा करके देखिएगा, या फिर महिला सुपरवाइजर का एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है उसमें देखिएगा, या फिर आप ऐप में देख रहे हैं तो योजना वाले सेक्शन में वीडियो है। ठीक है, तो वहां पे देखिएगा। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। आशा है कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए कि जॉब है तो रॉब है, जॉब बढ़िया निकालिए, नौकरी पाइए, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है तो इस बहाने जॉब मतलब कि निकल रहा है। अब कब आएगा कब नहीं ये किसी को पता नहीं है, तो अच्छे से पढ़िए, सिलेक्ट हो जाइए और बहुत ही अपने जीवन में उन्नति करिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करूंगी। लेकिन यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है महिला पर्यवेक्षक के लिए तो इसकी क्लास भी हमारे मोबाइल ऐप में चल रही है। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करिएगा और वहां से मोबाइल ऐप में कोर्स उपलब्ध है, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से
बहुत अच्छी तरीके से आप लोग की तैयारी भी बहुत एकदम अच्छी तरीके से हो पाएगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक ले नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।